हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विवेक पटेल। आज मैं छत्तीसगढ़ पीएससी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। सुनने में काफ़ी भारी लगता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है। ये संस्था जो है ये हमारे लिए सीजीपीएससी की परीक्षा जो है वो आयोजित करती है। तो सामान्य रूप से जो परीक्षा हम लोग सीजीपीएससी बोलते हैं, वो परीक्षा जो है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इसीलिए सामान्यतः इसका नाम सीजीपीएससी पड़ गया है। लेकिन वास्तव में इस परीक्षा का नाम है राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा या स्टेट सर्विस एग्जाम। तो ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो कि आपको जो है बाकी लोगों के सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने में मदद करेगा और आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगा। देखिए, बातें बहुत होती हैं, सीजीपीएससी कर लो, पीएससी की परीक्षा पास कर लो, लेकिन वास्तव में हम इसके बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, संविधान में इसका जिक्र है। इस संस्था का काम जो है ये निष्पक्ष रूप से लोक सेवकों की भर्ती करना है। अब चूंकि ये संस्था के नाम में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये लोक सेवकों की यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, सरकारी नौकरी करने वालों की भर्ती करने के लिए ये स्थापित हुआ है। बहुत ही निष्पक्ष संस्था है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री यानी कि कैबिनेट जैसी सलाह देती है, बिल्कुल वैसे उसी अनुसार जो है इनका नियुक्ति किया जाता है। लेकिन इनको हटाने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती। इनको केवल संसद के समावेदन के द्वारा हटाया जा सकता है और इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यानी कि पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनको आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर निष्पक्ष माना जाना चाहिए। वहीं सीजीपीएससी बहुत तरह के एग्जाम कराती है। फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, जिससे एसीएफ और रेंजर बनते हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम। लेकिन जो एग्जाम से हम वाकिफ हैं वो है राज्य सेवा परीक्षा या स्टेट सर्विस एग्जाम। स्टेट सर्विस एग्जाम या राज्य सेवा परीक्षा जो है ये एक संयुक्त भर्ती परीक्षा है। संयुक्त भर्ती परीक्षा मतलब विभिन्न विभागों के लिए एक साथ ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और इस परीक्षा में दो कैटेगरी के पद भरे जाते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी। देखिए, आपकी जो राज्य सरकार की सेवा होती है उसमें 3 स्तर के पद होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है ये आपके नीति निर्माण से संबंधित पद होते हैं, सीनियर स्तर के पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये ग्रुप ए में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ग्रुप ए के विशेष रूप से जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस इत्यादि, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इसकी भर्ती जो है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सदस्यों की भर्ती जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के द्वारा की जाती है। और विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती जो है वो स्टेट सर्विस एग्जाम के द्वारा की जाती है। स्टेट सर्विस एग्जाम में ग्रुप बी में राज्य प्रशासनिक सेवा यानी कि डिप्टी कलेक्टर के पद, राज्य पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी के पद और राज्य वित्त सेवा यानी अकाउंट्स ऑफिसर के पद शामिल होते हैं। तो देखिए, ग्रुप बी में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इत्यादि पदों में अगर आप आना चाहते हैं तो राज्य सेवा परीक्षा जो है वो आपके लिए एकमात्र तरीका है। ग्रुप सी में आपका नायब तहसीलदार और एक्साइज सब इंस्पेक्टर जैसे पदों की भर्ती भी यहीं से होती है। तो एक ही सेम परीक्षा के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के पद भरे जाते हैं। विभिन्न विभागों के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनको भरा जाता है और यही परीक्षा जो है इसमें आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपको एक सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध करा सकता है और समाज में बेहतर स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो देखिए, जब हम लोग इस परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम 21 साल की आयु और किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको छत्तीसगढ़ के ही आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आप भारत में कहीं से भी पढ़े हो, आपके पास स्नातक की डिग्री बस होनी चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में जो है ये ज़रूरी माना गया है। तो देखिए, 21 साल की आयु और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
अक्सर ये पूछा जाता है कि आप छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा देना क्यों चाहते हैं। अलग अलग जवाब आते हैं, विशेष रूप से जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो ये प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस परीक्षा की ओर आकर्षित करती हैं, जिस पे हम सबसे आखिरी में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेट सर्विस एग्जाम बहुत ही एलैबोरेट एग्जाम है। लोगों के प्रशासनिक क्षमता और व्यक्तित्व का परीक्षण इसमें किया जाता है। ज्ञान के साथ साथ कौशल दोनों ही इसके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं परीक्षा होती कैसे है। परीक्षा के 2 चरण हैं, एक चरण है प्रारंभिक और दूसरा है मुख्य। तो 2 स्तरीय परीक्षा है, एक है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी है मुख्य परीक्षा। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं परीक्षा जो है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्तर बताए जाते हैं। यहां पर मैंने 2 ही स्तर लिखे हैं, एक प्री एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा है मेन एग्जाम या मुख्य परीक्षा। तो हमारे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और दूसरी है मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन। अब इसको ऐसे 2 भागों में क्यों बांटा गया है? तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है, ये परीक्षा जो है ये मुख्यतः स्क्रीनिंग का कार्य करने के लिए आयोजित की जाती है। यानी प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन किए जाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि यहां पर सारे के सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं वो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहां पर से कुछ निश्चित संख्या में लोगों को ही आपका मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस है। तो प्रारंभिक परीक्षा मुख्यतः स्क्रीनिंग के लिए है। यहां पर कुछ लोगों को चुन करके मुख्य परीक्षा देने के लिए भेजना मात्र ही इसका उद्देश्य है। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग, ठीक है, क्योंकि सभी लोग अगर मुख्य परीक्षा देने आएंगे बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद आप मेन एग्जाम देने आते हैं। मेन एग्जाम में क्या होता है? मेन एग्जाम में ये होता है कि आप जो है एक लिखित परीक्षा देते हैं और उसके बाद जो है आप साक्षात्कार का सामना करते हैं। तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू, जिसमें आप व्यक्तित्व परीक्षण का जो है सामना करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रारंभिक परीक्षा जो मुख्यतः स्क्रीनिंग के लिए है, यह परीक्षा भी आपका लिखित होती है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा भी लिखित होती है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा है, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा है। और आपका जैसे ही आप मुख्य परीक्षा में आते हैं, आपको आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा मिलती है, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलता है जिसमें अपने शब्दों में आपको लिखना है। और साक्षात्कार जो है ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जो कि पूरी तरह से मौखिक परीक्षा है, ठीक है, मौखिक परीक्षा है। और आपका व्यक्तित्व का यहां पे परीक्षण किया जाता है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा है लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। मुख्य परीक्षा जो है इसका पहला हिस्सा जो है वो रिटन एग्जाम है, ठीक है, और ये आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव टेस्ट है। साक्षात्कार जो है मौखिक परीक्षा है, इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। आपका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के मार्क्स अगर मिला दिए जाए तब कहीं जाकर के मेरिट लिस्ट बनती है। दोनों के नंबर को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और इसी के बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया जाता है, इसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और उससे जुड़ी हुई हम रणनीति पे चर्चा करेंगे कि उसमें सिलेक्ट होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, ये हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें 2 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको रणनीतियों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 पेपर हैं, एक है आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, और दूसरा है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा या मानसिक दक्षता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि आपका भाषा भी शामिल है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का पेपर है और मानसिक दक्षता का पेपर है। ध्यान रखना है, यहां पर जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आपका 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स के हिसाब से 200 मार्क्स, 200 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। समय आपको मिलेगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। तो यहां पर 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन और मानसिक दक्षता, मेंटल एबिलिटी प्लस लैंग्वेज
यहाँ पे भाषा को भी मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर है, 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, और सही विकल्प का चयन करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 2 अंक दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब 100 प्रश्नों के ऊपर में कुल 200 अंक हैं, जो कि 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। अगर अब देखिए, आपका जो आंसर शीट है वो प्रश्न पत्र से अलग रहेगा। आंसर शीट जो है वो, उसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं उसके हिसाब से 4 गोले दिए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार अगर आप सही उत्तर किसी को डिसाइड करते हैं A, B, C या D, तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से उस पर गोला करना है, और सही विकल्प पे आप अगर गोला लगाते हैं, मान लीजिए ये आंसर शीट है, A, B, C और D 4 ऑप्शंस हैं, 4 गोले आपके सामने रहेंगे। सही गोले को अगर आप ऐसे ब्लैकन करते हैं, मान लीजिए B आपका सही आंसर है, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सही विकल्प का चयन करने पर 2 अंक मिलेंगे। आपका आंसर शीट में जो है, आप उस प्रश्न क्रमांक के सामने अगर सही विकल्प के सामने ब्लैक बॉल पेन से गोला लगाते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी विकल्प पे गोला नहीं लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 0 अंक। अगर आप किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं, अगर आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो आपको 0 अंक मिलेंगे, उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और अगर आप गलत विकल्प पे गोला लगाते हैं, अगर आप गलत विकल्प चुन लेते हैं, तो सही विकल्प में जितने मार्क्स मिलने वाले थे, यानी कि 2 मार्क्स, इसका 1/3, 2 का 1/3 जो है ये कट जाएगा, यानी कि लगभग 0.66% अंक जो है ये काट लिए जाएंगे। मतलब काट लिया जाएगा, यानी आपने जितने सही उत्तर दिए हैं उनके 2 गुना मार्क्स आपको दे दिया गया। फिर जो आपने नहीं चुना है, जिसमें आपने कोई मार्किंग नहीं की है, उसको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। और जितने आपने गलत विकल्प चुने हैं, जितने प्रश्नों का आपने गलत उत्तर दिया है, उस प्रत्येक प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए आपके 0.66 अंक काटे जाएंगे। और अंततः जो है जितने मार्क्स आपने सही में हासिल किए हैं उसको जो है आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग कहते हैं। जितने भी प्रश्न आप सही बनाते हैं उसमें 2 का गुणा करके आपके मार्क्स तैयार किए जाएंगे, और जितने प्रश्न आप गलत बनाते हैं उन प्रश्नों के लिए तो 0 अंक मिलेगा ही मिलेगा। सही बनाए हुए प्रश्नों से जो मार्क्स आपको हासिल किए हैं उसमें भी आपका 0.66 अंक के दर से जितने गलत आपने उत्तर दिए हैं उतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको देखने में लग सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 क्वेश्चंस थे, यानी कि आपके पास 200 मार्क्स थे। 100 आपके 100 क्वेश्चन पे 200 अंक जो है आपने निर्धारित किए थे। मान लीजिए कि आप जो है 10 क्वेश्चन सही बनाते हैं, आपको मिलेंगे 20 अंक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया, एक प्रश्न जो है 10 के अलावा 11वां प्रश्न आपने गलत कर दिया, एक प्रश्न गलत कर दिया, आपको जो है 0.66 अंक जो है वो कट जाएंगे। यानी कि अब जो है आपको मिलेगा 19.34 अंक। तो देखिए, अगर आपने 100 में से 11 प्रश्न बनाए हैं, 10 और 1 11 प्रश्नों में से 10 आपने सही बनाए हैं, 10 गुणा 2 20 अंक आपको हासिल होंगे। और अगर आपने 11वां प्रश्न गलत बनाया है तो आपका 0.66 अंक कट जाएंगे, यानी 20 में से 0.66 अगर आप काट दें तो 19.34 अंक आपको हासिल होंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपके अंक जो है वो आपके सही उत्तरों पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप कितने प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं और कितने प्रश्नों को आप गलत विकल्प या गलत उत्तर देते हैं। जितने ज़्यादा गलत उत्तर रहेंगे, आपके सही प्रश्नों के आधार पर जो मार्क्स मिले हैं, सही उत्तरों के मार्क्स हैं, वो भी अपने आप कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे टारगेट यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों का सही उत्तर दिया जाए और कम से कम विकल्प जो हैं वो ऐसे हों कि जो है जिसमें हमारा
नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिस्टम है। ठीक है, एग्जाम का बेसिक सिस्टम आपको समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, सही विकल्प पे गोला लगाने पर 2 अंक, उत्तर नहीं देने पर 0 अंक और गलत विकल्प पे गोला लगाने पर उस प्रश्न के लिए 0 अंक और सही उत्तर के में दिए गए अंकों में से 1/3 काट लिया जाएगा। तो जितने गलत उत्तर, उतने गलत उत्तरों के लिए 0.66 अंक प्रति गलत उत्तर के हिसाब से आपका अंक काट लिया जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ध्यान चीजें जो है वो अपनी रणनीति निर्धारित करनी रहती है। देखिए 2 पेपर हैं, दोनों 100-100 अंक के हैं, दोनों 100-100 प्रश्नों के हैं, दोनों 200-200 अंकों के हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर आपके मेरिट लिस्ट की गणना में काम आएगा, यानी यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। वहीं दूसरा पेपर जो है क्वालिफाइंग है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग की। व्हाट इज क्वालिफाइंग? क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चीज है? तो देखिए दोनों ही पेपर में आपको कम से कम 33% नंबर यानी कि कम से कम 66 अंक हासिल करने हैं। सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों में यानी कि 200 अंकों में 33% यानी कि 66 अंक आपको हासिल करने हैं, तब आप इसमें क्वालिफाई होंगे। और मानसिक दक्षता और भाषा के पेपर में आपको 33% अंक हासिल करने हैं, जिसमें से 66 अंक आपको हासिल करने ही होंगे। देखिए SC ST OBC इत्यादि कैटेगरी के लिए आपका जो है 23% अंक यानी कि 46 अंक जो है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन बाकी सामान्य लोगों के लिए 33% यानी कि टोटल 66 अंक जो है क्वालिफाइंग है। आप 33% को कम से कम टारगेट करके चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कम मार्क्स आना तो वैसे भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपको दोनों ही पेपर में 33% मार्क्स यानी कि कम से कम 66 अंक लाने हैं। ये 66 अंक नेगेटिव मार्किंग के अंक कटने के बाद की बात है, यानी शुद्ध रूप से आपके इतने अंक आने चाहिए। ठीक है, अब पहला पेपर जो है पेपर 1 सामान्य अध्ययन जो है ये आपका मेरिट लिस्ट के लिए काउंट होगा। पेपर 1 जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए काउंट किया जाएगा। इसी के आधार पे जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा। और पेपर 2 जो है ये है आपका क्वालिफाइंग। पेपर 2 जो है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी कि अगर आप इसमें 33% ले आते हैं तो ही आपको जो है पर्याप्त मान लिया जाएगा और आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यानी इसके नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 में आपने जितने मार्क्स हासिल किए हैं उनमें से नकारात्मक अंकों को घटाने के बाद जो आपके ओरिजिनल मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 2 जो है ये क्वालिफाइंग है। तो जो आप जो है सामान्य अध्ययन का यहाँ पर पेपर दे रहे हैं जिसके अंदर में 50% जो है वो अखिल भारतीय स्तर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, कल्चर। वहीं दूसरी तरफ जो है आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो है हमारा सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, अर्थव्यवस्था इत्यादि। तो सामान्य अध्ययन जो है लंबा चौड़ा सिलेबस है। सामान्य अध्ययन में क्वेश्चंस जो आएंगे विविध तरह के क्वेश्चंस आएंगे और जो है आपका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वहीं मानसिक योग्यता में जो है गणित से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित और आपका छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अभी देखिए ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। सेकेंड पेपर पहले चेक होगा। अगर इस पेपर में आपने 33% अंक यानी कि 66 अंक लाए तो आप समझिए कि आपका फर्स्ट पेपर जो है वो चेक किया जाएगा या फर्स्ट पेपर जो है उसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो पहला शर्त यह है कि सेकेंड पेपर में मानसिक दक्षता के पेपर में 33% मार्क्स आने चाहिए। ये आ गया तो आप कंसीडर किए जाएंगे कि आपको जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। ठीक है, मेरिट लिस्ट में सारे स्टूडेंट्स जो सेकेंड पेपर क्वालिफाई करते हैं उन सभी के नंबरों का एक मेरिट लिस्ट बनता है। चलिए मेरिट लिस्ट बनना शुरू हुआ। तो मेरिट लिस्ट जो है ये जो है आपका अधिकतम से न्यूनतम अंक की ओर जाएगा। ठीक है, तो आपका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा? तो पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर लिया, अब पेपर 1 के अंकों के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
अब मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि मेरिट लिस्ट कुछ इस तरह से बनती है कि एक तरफ जो है आपके अंक लिखे जाएंगे जो अधिकतम से न्यूनतम क्यों होंगे और उन अंकों को हासिल करने वाले, ठीक है, पेपर 1 के ही हिसाब से ये काम कर रहा है ना, ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि अंक अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाएंगे और वहीं उसके सामने प्रतियोगियों के रोल नंबर ये भी आपका अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे देख लेते हैं। अंक आपके अधिकतम से न्यूनतम की ओर जा रहा है, यहां पे प्रतियोगियों के नाम 1 2 3 4 लिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरिट लिस्ट जो है पेपर 1 के नंबर के हिसाब से तैयार होता है। पेपर 1 में आपने नेट जितने नंबर आए हैं नेगेटिव मार्किंग को काट के उसमें जो है अधिकतम अंक से न्यूनतम अंक की ओर, ज्यादा से कम की ओर आपका जो है लिस्ट बनता है। ज्यादा से कम की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर जो है हम अंकों को सुसज्जित करते हैं और इसके सामने उन अंकों को प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को जो है लिखते जाते हैं, उनके रोल नंबर को जो है नोट करते जाते हैं। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि हमको जो है प्रतियोगी चाहिए एक निश्चित संख्या में, क्योंकि हमने कहा था प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा है, प्रारंभिक में बैठने वाले सारे लोग मेंस परीक्षा में नहीं आते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि जितने पद हैं, जितने पोस्ट हैं, जितने पद हैं, उन पदों की संख्या के 15 गुना 15 टाइम्स लोगों को लेना है। तो अंक को ज्यादा से कम की ओर जमाते जाएंगे, उन अंकों को हासिल करने वाले प्रतियोगियों का नाम या रोल नंबर उसके आगे लिखते जाएंगे। ऐसा हम कंप्यूटर पर लिस्ट तैयार कर लेते हैं पीएससी के अंदर। और ये जो प्रतियोगियों की संख्या है, जब पदों की संख्या के 15 गुना मिल जाती है, जब प्रतियोगियों की संख्या पदों की संख्या के 15 गुना मिल जाती है, वहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो पदों की संख्या के 15 गुना, मान लीजिए 100 पद हैं तो टोटल 1500 लोग, ठीक है। मान लीजिए 200 पद हैं तो टोटल 3000 लोग। तो जहां पर पदों की संख्या के 15 गुना प्रतियोगी हो जाते हैं, वहीं पर हम एक लाइन खींच देते हैं कि इतने ही लोगों को हम मुख्य परीक्षा के लेंगे। ये लोग कहलाते हैं स्क्रीन इन, यानी ये अंदर शामिल हो गए, ये मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, इसके नीचे के लोग शामिल नहीं होंगे। और यही लाइन, ये जो अंतिम प्रतियोगी है उसके जो नंबर आए हैं उसी को हम लोग कट ऑफ कह देते हैं। तो अक्सर ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में आता है, कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है? तो देखिए यहां पे ध्यान देने की बात है कि कट ऑफ जो है कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने हमेशा कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया है। छत्तीसगढ़ पीएससी जो है वो मॉडल आंसर जारी करती है और उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करती है, जिसमें जो है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की स्थिति बताया जाता है। मार्क्स जो है वो तुरंत नहीं आते। पीएससी तुरंत जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम का मार्क्स डिक्लेयर नहीं करता है। तो प्रोसेस ये होता है कि एक मेरिट लिस्ट बनती है, पदों की संख्या के 15 गुना लोगों को लिया जाना है, 15 गुना प्रतियोगी जहां पर आते हैं वहां पर लाइन खींच करके जिस अंक पे अंतिम प्रतियोगी आया है उस अंक को जो है कट ऑफ घोषित कर दिया जाता है, वो अंक जो है कट ऑफ हो जाता है। देखिए ऑफिशियली कट ऑफ घोषित नहीं होता है, तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? हम देखते हैं कि कम से कम कितने नंबर पे बंदा सिलेक्ट हुआ है। तो हम लोगों से जनरल पूछते हैं, जितने कम से कम मार्क्स पे बंदा सिलेक्ट हुए हैं, लोग सिलेक्ट हुए हैं, उस मार्क्स को जो है हम कट ऑफ के रूप में घोषित करते हैं। इसीलिए कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक उसके बारे में एक रफ आइडिया जो है सामान्य रूप से हमको मालूम होता है, क्योंकि सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो एक अंदाजा जो है हम लोग को लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ तैयार होता है, अंक के आधार पर नहीं, प्रतियोगियों की संख्या के आधार पर, और उसको जो है एक अंक के रूप में हम अभिव्यक्त कर देते हैं कि पदों की संख्या के 15 गुना प्रतियोगी जहां पे समाप्त होते हैं, वहीं पर उस प्रतियोगी ने जितना अंक हासिल किया है उसी को हम लोग कट ऑफ घोषित करेंगे। और ये पूरे अंक जो है पेपर 1 के आधार पर निर्धारित होते हैं, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग है। इस लिस्ट में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई किया, जिन्होंने मानसिक दक्षता और भाषा की परीक्षा को आपका 33% अंकों के साथ पास किया है। तो सामान्य अध्ययन और मानसिक योग्यता दोनों में 33% क्वालिफाइंग है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद इसके नंबर जो है मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर होते हैं। पदों की संख्या के 15 गुना लोगों को लिया जाता है और जहां पे 15 गुना समाप्त होते हैं वो होता है कट ऑफ। तो ये तो परीक्षा की प्रक्रिया हो गई, और ये 15 गुना लोग जो है अब मुख्य परीक्षा देंगे। कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज तैयार होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद होते हैं। उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टेस्ट को बीट करने के लिए
हम कैसी रणनीति अपनाएं कि ये 15 गुना में जो है हमारा नाम आ जाए, ये हम लोग को देखना है। रणनीति वाला भाग यहां से शुरू होता है। देखिए, एग्जाम के लिए मैं आपको पहली सलाह यह दूंगा कि आप जो है प्रॉपर गाइडेंस में चलें। या तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक्सपर्ट गाइडेंस हासिल करें, या फिर आप जो है अपने साथियों का जो समूह है उसमें जानकारी युक्त लोगों से आप गाइडेंस लें, या आप प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करें, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दूसरों के अनुभव का जो है लाभ लें। तो रणनीति की सबसे पहली बात है कि आपको अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। अंधाधुंध पढ़ाई करना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो आप हमेशा मार्गदर्शन हासिल करें, अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन हासिल करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप किसी कोचिंग से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि टीचर्स जो हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, वो खुद सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो मार्गदर्शन आपको हासिल करना सबसे पहली जरूरत है। मार्गदर्शन हासिल करने के बाद आप जो है अपने हाथों से हस्तलिखित नोट्स तैयार करने का प्रयास करें। देखिए, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो लिखी हुई चीज ज्यादा याद होती है, और दूसरा जो है आपका लेखन की कला जो है इससे आपकी विकसित होती है। तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स तैयार करने का टेंडेंसी रखें। यह मेरी आपको सलाह है कि आप हस्तलिखित नोट्स का इस्तेमाल करें। अपने हाथ से नोट्स लिखें और उन नोट्स का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। तो मेरा आपको यह सलाह है कि आप बहुत ज्यादा रिवीजन करें। यह रिवीजन आपको प्रिलिमिनरी और मेन दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ शुरुआत करें। अपने आसपास उपस्थित किसी भी व्यक्ति से गाइडेंस ले लेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। आपको जो है एक्सपीरियंस आदमी से ही, अनुभवी व्यक्ति से ही गाइडेंस लेना चाहिए, खासकर जो एग्जाम में सिलेक्ट हुआ हो और रिसेंटली सिलेक्ट हुआ हो। जो एग्जाम प्रक्रिया आज चल रही है उसमें पास हुए व्यक्ति से आप जो है अनुभव ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 की परीक्षा में मैं जो है सिलेक्ट हुआ था 72nd रैंक में, और नायब तहसीलदार का पद मैंने हासिल किया था। तो इस प्रणाली के बारे में मेरी जो जानकारी है वो पुराने सिलेक्ट हुए बंदों से थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टाइल में भी मैंने एग्जाम दिया हुआ है। तो अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लें। यहां पर एक चीज यहां बचने की भी जरूरत है। आप ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बचिए जो लोग नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो ये बोलते हैं कि पीएससी बहुत ही कठिन परीक्षा है। देखिए, हमारे आसपास बहुत तरह के लोग होते हैं। हमारे रिश्तेदार होते हैं, महिला पुरुष, हमारे बुजुर्ग, वो सभी अपने आप को जीवन के अनुभव से सशक्त मानते हैं, और इसीलिए बहुत ही मजबूती के साथ वो ये बोलते हैं कि पीएससी बड़ी कठिन परीक्षा है, बड़े महान लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो आप जो है आप लोग को बहुत काम करना पड़ेगा, या कोई ये भी कह सकता है कि आप जो हैं इतने योग्य ही नहीं हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो सके। ये सब व्यक्तिगत बातें, ऑल दीज आर पर्सनल बायसेस। इन पूर्वाग्रहों से बच के निकलना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मार्गदर्शन जो है ये सिर्फ अनुभवी लोगों से लें और पॉजिटिव थिंकिंग करने वालों से लें, सकारात्मक सलाह देने वालों से लें। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है या कोई व्यक्ति एग्जाम के बारे में नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेने का। दूसरी बात, अपने हस्तलिखित नोट्स तैयार करें। जो भी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है एक्सपर्ट गाइडेंस के आधार पे, आप जो है उन नोट्स, उन बुक्स को पढ़ें और अपने से नोट्स तैयार करें। ये आपके सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये आपके अपने तरीके से लिखे गए हैं। इससे आपको पढ़ने की आसानी तो होगी ही, लिखने में भी आपको आगे मुख्य परीक्षा के लिए भी आसानी होगी। और ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन करें, बार बार नोट्स को पढ़ें। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम या किसी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जाने से पहले मेरी यही सलाह है कि आपका अपने नोट्स का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका हो। 3 बार से कम रिवीजन जो है वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। रिवीजन की खासियत ये होती है कि हमारी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक होती है। बार बार रिवाइज करने से हमें कॉमा, डैश और कटिंग इत्यादि समेत पूरा पेज याद हो जाता है। तो अपने लिखे हुए नोट्स को जब हम रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली चीजें हमें याद रहेंगी। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लीजिए। बहुत बहुत आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मानसिक योग्यता और सामान्य अध्ययन का जो है प्रश्नों को देखने का आदत पड़ते जाएगा। और जितना आप प्रश्नों को देखने का आदत पड़ते जाएगा, आपको 2 बातें पता चलेंगी। सबसे पहली बात कि आप कितना प्रश्न जो है वो हल कर पा रहे हैं,
और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप पर्याप्त प्रश्न हल कर पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न छूट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अपने क्षेत्र को विस्तृत करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट्स बनाएं और उसके आधार पर यह तय करें कि आपको क्या अपने पढ़ाई को विस्तार देने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको कहीं ना कहीं से पढ़े हुए लग रहे हैं, इसका मतलब है कि विस्तार पर्याप्त है, अब आपको उसको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, प्रैक्टिस से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात, प्रश्नों को देखने का अनुभव होता है, और दूसरी बात, कितना पढ़ना है और कहाँ पे जाकर के रोकना है, इसका भी हमको पता चलता है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा प्रश्न। अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं रहेंगी, प्रश्न नहीं बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाने की, यानी कि प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना जो है क्वेश्चन पेपर्स निकालें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, वो बहुत ज़रूरी है। और जो है अन्य क्वेश्चन सेट्स का जो है प्रैक्टिस कीजिए। अब ये सारे प्रैक्टिसेस तो हो गए। अब असली बात ये है कि आप जो है परीक्षा के अंदर में, परीक्षा हॉल में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका दिमाग हल्का हो, पूरी नींद के साथ आप जाएं, और परीक्षा शुरू होने से कम 1-1.5 घंटे पहले बहुत ही हल्का खाना खा लें, बहुत हल्का नाश्ता करें। मतलब पेट में कुछ होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आ जाए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप एग्जाम में जाएं, बिल्कुल हड़बड़ी में ना जाएं, रिलैक्स होकर के जाएं, पेन वेन का पहले से इंतजाम कर लें। रिलैक्स माइंड से जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। देखिए, 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपके अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो है एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। समय प्रबंधन जो है, इसके मामले में क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके पास मानसिक दक्षता का पेपर तेजी से सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज आप जानते हैं उनको तेजी से सॉल्व करें, जैसे कि भाषा, जैसे कि रीजनिंग, और जो चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है जैसे कि मैथ्स वगैरह, तो उसके लिए जो है आखिर में समय बचा करके रखें। तो समय प्रबंधन की सबसे पहली बात है कि आपको आपके पढ़ने की गति फास्ट होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस सेट से आएगी। दूसरी बात यह है कि आप जो है चीज़ों को जब पढ़ते जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको मालूम है उसको जो है आप तुरंत टिक लगाते जाएं, और उसको जो है गोले के रूप में आप आंसर शीट में गोला भरते चले जाएं। तो गोला भरने का काम आपको साथ में करना है, और शुरुआत में जो क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसको आपको बनाते जाना है और गोले को भी साथ में भरते जाना है। तो इस तरह से आप 1 से 100 तक पहुंच जाएंगे। स्पीड रीडिंग कीजिए, जो पता है सिर्फ उसी को बनाइए, जिसके बारे में आप श्योर हैं, जो डेफिनेट है उसी को बनाइए, और बाकी को सबको छोड़ते जाइए। 1 से 100 क्वेश्चन में अगर आप पहुंच जाएंगे तो इस काम में आपको 1/4 से भी कम समय लगेगा। ठीक है, मतलब आधे घंटे में जो है आपका लगभग आधा से ज्यादा पेपर या पूरा पेपर भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब जो है आपको दूसरे चरण में ढेर सारे प्रश्न बनाने हैं जिनके बारे में आपको पता तो है, पर आपको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। तो पहले राउंड में आप बहुत स्पीड से पेपर पढ़ के खत्म कर सकते हैं, और आप ये कोशिश करें कि आधे से 1 घंटे के अंदर में सारा पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए, और सिर्फ सरल प्रश्न आप बनाएं जो एक नज़र में आपसे बन सकते हैं, और बाकी सभी प्रश्नों को जो है आप वो देख करके आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सारे सरल प्रश्नों को जो है आप कर सकते हैं। तो देखिए, समय प्रबंधन पर्याप्त समय है, आराम से बनाना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी स्पीड प्रभावित ना हो। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, 1 to 100 क्वेश्चन, सारे प्रश्न पढ़ने हैं। सारे प्रश्न जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। आपका समय 120 मिनट है। पहले घंटे में ही आपको 1 से 100 प्रश्न पढ़ने का अनुभव होना चाहिए। 1 से 100 तक के प्रश्न आपको पढ़ डालने हैं। अगर आप 1 घंटे में 100 प्रश्न नहीं पढ़ सकते तो सैडली इस परीक्षा में आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है। स्पेशली सेकंड पेपर में आपको जो है 1 से 100 तक 1 घंटे में पहुंचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे प्रश्न आप बना डालेंगे, पर आप पढ़ तो लें, और जो पहली नजर में बनने वाले प्रश्न हैं वो आपसे बन जाने चाहिए। अब जो है हम अपने प्रबंधन के अंतिम चरण में जाते हैं, और मैं आपको यह बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है।
सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्पीड। अब मैं आपको तुक्का लगाने के गणित के बारे में बताता हूं। तुक्का, एस्टिमेशन, अंदाजा। तुक्का या अंदाजा, जिसको कि एस्टिमेशन की कला कहा जाता है। देखिए, तुक्का लगाने का या अंदाजा लगाने का सबसे पहला प्रीरेक्विजिट आपके पढ़ने की गति जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका दिमाग जो है वो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तेज आप पढ़ेंगे पर ध्यान से पढ़ेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। तो 3 बातें यहां उभर करके आती हैं। आपको पहले घंटे में 1 से 100 प्रश्न पढ़ने हैं, तेजी से पढ़ना है। तुक्का लगाने का पहला गणित है तेजी से पढ़ना। अब आप बोलेंगे इसका तुक्का लगाने से क्या कनेक्शन है, अभी आते हैं। तेजी से आप पढ़ेंगे। दूसरी बात, तेजी से पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब खाली पढ़ के निकले कुछ समझ में नहीं आया। आप क्वेश्चन पे उंगली रखिए। उंगली रखने के बाद बोलना शुरू कीजिए कि अगर आपको यह प्रश्न पूछा गया है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था, बोल के पढ़िए। अगर आपका इन्विजिलेटर ये कहता है कि मतलब बोलना ठीक नहीं है, पड़ोसी को पता चल जा रहा है, तो आप अपना एक कान बंद कर दीजिए, दूसरी उंगली क्वेश्चन पे रखिए और फिर बोलिए। आप ये ध्यान देंगे कि आप धीरे से भी बोलेंगे तो आपको अच्छे सुनाई दे रहा है। अगर आप दोनों कान बंद करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाउडली अपनी बात सुनाई देगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, ठीक है। तो तेजी से पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन पे उंगली रखिए, उंगली चलाइए, बोलिए। बोलने से ध्यान ज्यादा लगता है, बोल करके पढ़िए और तब आप जो है तेजी से पढ़ पाएंगे। तो उंगली रख करके, उंगली चला करके, बोल करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और तेजी से जो है आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को आप दोबारा भी पढ़िए जरूरत पड़ने पे। उसके बाद जो है ऑप्शंस पे उंगली रखिए, ऑप्शंस को पढ़ते जाइए। देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत बचकाना तरीका है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कुछ भी बचकाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर में हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और ये तरीके हैं, बोल के पढ़ना, उंगली रख के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, ये तरीके हैं कि आप फोकस बनाए रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर फोकस। अब आपका फोकस बना हुआ है, फोकस के साथ प्रश्न आप पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ बातें उभर के आएंगी जो कि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। आपने प्रश्न पढ़ा, आपने 4 विकल्प भी पढ़ लिए, ठीक है। प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, ये प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है। वो पेज, वो लाइन जहां पर आपने इसके बारे में लिखा है, वो आपके दिमाग में फ्लैश करेगा और आपको इसका उत्तर मालूम है। यानी आपने पढ़ा है और आपको उत्तर याद है। तो प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपने इस प्रश्न को पढ़ा है, इसका उत्तर भी पढ़ा है और यह आपको याद है। दूसरी स्थिति बनती है, आपने इसको पढ़ा तो है पर याद नहीं है। और तीसरी स्थिति यह है कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो प्रश्न पढ़ते ही पहली चीज याद आती है कि इसके बारे में पढ़ाई की है और ये याद है, एग्जैक्टली हमको मालूम है क्या है। यानी तुरंत हमको आंसर टिक करना है, गोला लगाना है, काम खत्म। और आप क्वेश्चन नंबर पर भी टिक कर दीजिए। अगर प्रश्न आपने पढ़ा है पर याद नहीं है तो आप इसको गोला कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब आप इस पे सोचेंगे, आप इस पे विचार करेंगे। तीसरा है, आपने प्रश्न पढ़ा है लेकिन वो आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आया ही नहीं है, मतलब आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है। दी एंड, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, आप अगर क्वेश्चन पे उंगली रख के बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो आपने जो है प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है, आपको याद है, ये आंसर है। आप क्वेश्चन पेपर पे
उस ऑप्शन पे, सही विकल्प पे टिक लगाइए, उस क्वेश्चन के नंबर पे टिक लगाइए और आंसर शीट पे गोला मार दीजिए। एंड ऑफ स्टोरी। तो जितने भी राइट टिक आपने लगाए हैं वो क्वेश्चंस को आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। दूसरा, आप बोल के पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तेजी से पढ़ रहे हैं, आपने प्रश्न पढ़ा, आपको याद नहीं आ रहा है कि उसका सही उत्तर क्या है, तो आप 4 विकल्प पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं आ रहा है सही उत्तर क्या है, तो आप उस क्वेश्चन के नंबर पे गोला लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आप बोल के पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तेजी से पढ़ रहे हैं, आपने उस प्रश्न का कभी जिक्र ही नहीं सुना, आपने कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक होता है। मान लीजिए ज्योग्राफी में से कोई ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो कि पहली बार आ रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी में मैंने ऐसा सवाल फेस किया है, मुझे जो है बैनर्जी नाम के ज्योग्राफर के द्वारा जो है जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो पूछा गया था। अब मैंने कभी इनका नाम ही नहीं सुना, मैंने कभी क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो जाहिर सी बात है जो प्रश्न के बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या जान सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं जान सकता। तो जाहिर सी बात है जो मैंने पढ़ा नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया, ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा है, अगर इसके बारे में मैं सोचता भी हूं तो मैं गलत ही सोचूंगा, ऐसा मानते हुए मुझे उस प्रश्न का नंबर को क्रॉस कर देना है, मतलब इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, दोबारा पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले राउंड में हमने प्रश्न पढ़ा, याद है, टिक लगाया, गोला लगाया और उस क्वेश्चन नंबर पर टिक कर दिया, अब उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। जो प्रश्न पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, गोला लगा देना है, उसको दोबारा पढ़ना है। और जो प्रश्न पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, उसको क्रॉस कर देना है, मतलब ये हमारे इलाके से बाहर है, इस पर सोचने का ही नहीं। तो इस तरह से लगभग 20% प्रश्न जो है वो ऐसे होते हैं जो कि आपने पढ़ा होता है, आपको पता होता है, परफेक्ट होते हैं। 20 प्रश्न ऐसे होते हैं लगभग कि सवाल ही नहीं क्यों बन जाए, उनको जानबूझ के इसलिए डाला जाता है कि लोग इस पे सोचते रहें, पॉन्डर ओवर करें और अंत में डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब बचा हुआ जो 60% प्रश्न है वो जो है इस कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि आपने लंबी चौड़ी पढ़ाई की है, आपने रिविजन्स किए हैं, आपका नोट्स एक्सटेंसिव है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ याद ना हो, आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, आपको इंडिया का भी पढ़ना है, आपको ढेर सारे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसे में अब आपने 1 से 100 तक प्रश्न बनाए, 20 प्रश्न ऐसे थे जो आपने एकदम सही बनाए, 20 प्रश्न ऐसे थे जो आप जान गए कि अब नहीं बनेंगे। अब 60 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे दिमाग लगाना है, जिस पे तुक्का लगाना है। तो इन प्रश्नों को आप फिर से बोल के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे और अब की बार चारों विकल्पों को फिर से गौर से पढ़ेंगे। ये चारों विकल्पों को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ा है पर याद नहीं है वाला सेक्टर जो है वो आपका उभर करके सामने आ रहा है। अब आप जो है इन 4 विकल्प को पढ़ते हैं। इन 4 विकल्पों में A, B, C और D 4 विकल्प हैं। आप दोबारा प्रश्न पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, 1 से 100 तक अभी हो गया है पूरा, दोबारा आप उसको पढ़ रहे हैं। दोबारा पढ़ने के बाद जो है आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप चारों विकल्पों को दोबारा पढ़ रहे हैं। अब की बार आपके दिमाग में आएगा कि संभावना है कि A सही विकल्प हो, पॉसिबिलिटी। तो पहली बार कोई चीज अगर आपको भांपने का क्षमता आता है, पहली बार ऐसा लगता है कि शायद ए सही हो सकता है, या पहली बार में ऐसा लगता है कि शायद बी सही हो सकता है, तो समझिए कि उस आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज करो और पहली बार जो फील आता है तो समझो कि वही फीलिंग सही है। गट या हमारा जो मैंने कहना चाहिए कि दिमाग जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपने सोए हुए दिमाग से रिस्पॉन्स मांगता है, वहां पर हमारी सारी मेमोरीज इकट्ठा होती हैं। तो अक्सर जब हम अपने सबकॉन्शियस से कोई चीज डिमांड करते हैं, सबकॉन्शियस एग्जैक्टली वैसा नहीं देता जैसा हम लोग सोचे रहते हैं, वो एक हिंट देता है। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद, विकल्प पढ़ने के बाद अगर हमारे दिमाग में आया, पहली बार जो फीलिंग आई कि शायद ये सही हो सकता है, तो ज्यादातर केसेस में 60% से भी ज्यादा केसेस में पहली फीलिंग जो है वो सही होती है। तो दोस्तों ये एक तरीका है कि आपको पहली बार में क्या फील हुआ उसके बेसिस पे टिक लगाना। ये तुक्का लगाने का पहला सिद्धांत है, पर ये सिद्धांत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। देखिए 60% तक सही होने के चांसेस रहते हैं, पर 40% गलत होने के चांसेस रहते हैं। द रिस्क इज टू मच। तो तुक्का लगाने का दूसरा तरीका यह है कि आप फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं, बोल के ध्यान से तेजी से पढ़ रहे हैं, फिर से आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, बोल करके आप उसके विकल्प पढ़ रहे हैं,
अब आप क्या सोचेंगे कि आपने उसके बारे में कुछ भी जो पढ़ा है, एग्जैक्टली वही टॉपिक नहीं है, उसके आसपास भी जो पढ़ा है उसके बारे में आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस याद करने के दौरान आप ये देख रहे हैं कि कुछ चीजें तो हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं। अब शुरू होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि निकालना, हटाना, डिलीट करना। अब आप शुरू करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है कि आपने पढ़ा, याद नहीं आ रहा है, तो जो याद आ रहा है उसको याद कर रहे हैं, जो याद आ रहा है उसको याद कर रहे हैं। हम ऑप्शंस को भी याद कर रहे हैं। सिर्फ प्रश्न के बारे में ही, प्रश्न किस पेज में लिखा था या प्रश्न से संबंधित फैक्ट किस पेज में लिखे थे, सिर्फ वही याद नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शंस को हमने कहां कहां पढ़ा है उसको भी अब याद कर रहे हैं। अब ऑप्शंस को याद करके हमको समझ में आता है कि हो सकता है कि ऑप्शन बी और सी गलत है, तो हम इनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के लिए जो पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, हम विकल्पों को भी याद करने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो गलत है वो एलिमिनेट हो जाए। तो हमको समझ में आता है कि कोई ऑप्शन हो सकता है कि सही जगह पे ना हो, कोई ऑप्शन का लैंग्वेज गलत हो, कोई ऑप्शन जो है वो गलत डेटा दे रहा है, तो कोई कोई ऑप्शन जो है गलत साबित हो सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आ गया ये सी तो इससे जुड़ा ही नहीं है, बी तो जी इसका डेटा गलत है, इसमें संख्या गलत लिखी हुई है। तो मान लीजिए कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बी सही नहीं है या सी गलत है, तो आप इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन के बाद आपका ए या डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखिए, अब हम यहां पर गट फीलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे तर्क लगा रहे हैं। पहला ऑप्शन था तुक्का मारने का, गट फीलिंग। दूसरा ऑप्शन था तार्किक निष्कर्ष, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो लॉजिकल तरीके में क्या है कि हम एलिमिनेट करते हैं, और अगर आप किन्हीं दो विकल्पों को एलिमिनेट करने में सक्षम हो गए तो बाकी दो विकल्पों के ऊपर गंभीरता से विचार कीजिए और आपको जो विकल्प सही लगता है उस पर आप टिक लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपको लगा डी सही विकल्प है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया कि मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका का प्रमुख किसे घोषित किया गया है। अब देखिए, आपको पता है कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में आपका ऑप्शन मान लीजिए दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा कि कार्यपालिका का प्रमुख किसको बोलेंगे, या अगर आपको पता है कि भारत की कार्यपालिका का प्रमुख ये होता है, लेकिन यहां पर वास्तविक और नाम मात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, कि सिर्फ कहा गया भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी राज्यपाल, ठीक है। ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो देखिए, यह प्रश्न कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको लग रहा है कि कार्यपालिका के प्रमुख तो चारों हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, वो भारत के संविधान की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, सबसे ऊपर आता है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है राज्यपाल, लेकिन राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है मुख्यमंत्री। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल। अब आपके सामने है भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। अब आप सोच रहे हैं, पढ़ा तो है, आपको मालूम भी है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले आप कहेंगे भारत में, और कार्यपालिका ये शब्द आप ले रहे हैं, भारत में बोल रहा है मतलब वो अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहा है। अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहा है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये दोनों अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी नहीं है। अब आप एलिमिनेशन समझ गए कैसे आप करते हैं, कि प्रश्न के लैंग्वेज को देख करके आप अपने ज्ञान से उसको कंपेयर करते हैं। भारत में और कार्यपालिका लिखा है, इसका मतलब है कि ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख हैं। राज्य में कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। तो अब भारत में कार्यपालिका के प्रमुख में 2 ही लोग आते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब इन दोनों में आप डिसीजन लेंगे कि क्या ये नाम मात्र के प्रमुख की बात कर रहा है या वास्तविक। अब आप राष्ट्रपति को भी आप लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी लगा सकते हैं। अब यहां पर सही होने का 50% चांस है।
तो यहां पर सही होने का आपका 50% चांस है। अगर आप राष्ट्रपति को लगाते हैं तो भी 50% चांस है, प्रधानमंत्री को भी लगाते हैं तो भी 50% चांस है। यहां पे गलत होने का सिर्फ 50% चांस है। तुक्का लगा दीजिए। अब आप तुक्का आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के नहीं लगाएंगे। यहां पे तुक्का लगाते समय भी आपको अपना इंटेलिजेंस दिखाना है। देखिए, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ कौन सा है? भारत, इंडिया, दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। भारत संघ है, भारत संघ है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 52 को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। तो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, ऐसा संविधान में लिखा है। अनुच्छेद 1 में भारत संघ है और अनुच्छेद 52 में संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। तो इस तरह से अगर हम चिंतन करते हैं तो हमको राष्ट्रपति से ही आंसर लगता है, लॉजिकल रीजनिंग। और अगर हम सोच समझ करके भी अंदाजा लगाएं तो राष्ट्रपति ऊंचा है, प्रधानमंत्री से जस्ट बाद है। तो इस तरह से हमने सोच करके एक निष्कर्ष निकाला, एक पॉइंट पे टिक लगाया और पूरे कॉन्फिडेंस से इसको गोला कर दीजिए। एक बार आपने गोला कर दिया, दोबारा उस पर मत सोचिए, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बार आपने किसी को गोला लगा दिया, सही मान करके टिक कर दिया, आंसर शीट में गोला लगा दिया, दोबारा मत पढ़िए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये गलत है, मतलब इसको हमने पढ़ा ही नहीं है, दोबारा उसको मत पढ़िए। और एक बार आप जो है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग से गुजरे, इलिमिनेशन किया, सही आंसर का अंदाजा लगाया और जो है आपने इस पे जो है टिक लगा दिया। एक बार जब टिक लगा दिया तो आप फिर उस पर दोबारा मत सोचिए। एक बार जो हमने गोला लगा दिया तो आपने वो गोले के ऊपर टिक कीजिए कि हाँ, अब हमने जो है चारों विकल्प को पढ़ करके इस पे गोला लगा दिया है और जो है आंसर शीट में उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे टिक कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आप फिर से सारे के सारे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। पर अब की बार आपको ये 20 और ये 20 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 60 पढ़ना है। आप आसानी से उसको पढ़ेंगे और आराम से सोच सोच करके 1.5 से 2 मिनट भी समय लगा करके जो है अपने प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पेपर पूरा करेंगे, अपनी क्षमता का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जो है अपने टाइम में सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ध्यान देने की बात है, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एकदम सरल और एकदम कठिन होते हैं। ये सरल और कठिन क्वेश्चन पूरे पेपर में बिखरे हुए होते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन से 100वें क्वेश्चन तक नहीं पहुंचते हैं तो आप सरल प्रश्नों को छांट करके हल करने की क्षमता खो देते हैं और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आपको आखिरी में भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ जहाँ तक रणनीति की बात है, आपको इस तरह से चीज़ों को क्लासिफाई करना है और तुक्का लगाते समय जो है गट फीलिंग या एलिमिनेशन प्रोसेस, इंटेलिजेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इसको अपनाना है। इंटेलिजेंट सिलेक्शन सोच के आप अपना रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करना है कि आपको ये प्रोसेस जो है इंटेलिजेंट सिलेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकें, गट फीलिंग का कम इस्तेमाल करना है। अभी अब देखिए, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसको लेकर के इमोशनल मत होइए। एग्जाम के बाद आने के बाद आप ये देखिए कि क्या उन चीज़ों को पढ़ा जा सकता था, और अगर पढ़ा जा सकता था तो उन मटेरियल्स को निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं पढ़ा वाले सेक्शन में 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई सीरियसली लो है। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं की श्रेणी में आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको रिवीजन की जरूरत है। तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ा की कैटेगरी में है, इसका मतलब आपको अपना कोर्स मटेरियल बढ़ाने की जरूरत है, ज़्यादा नोट्स बनाइए, ज़्यादा नई चीज़ें पढ़िए। अगर आपको याद नहीं की श्रेणी में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन्स, ठीक है। और अगर याद है कि कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में। अब देखिए, जब आप मॉडल आंसर आता है, मॉडल आंसर आता है तो कुछ चीज़ें जो हमने तुक्के पे लगाई थी वो सही निकलती हैं, कुछ तुक्के गलत निकलते हैं। कुछ चीज़ें जो पढ़ा है और याद है, एकदम हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनमें से भी कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं। अगर आपका याद है सेक्शन में से 5 से 7 क्वेश्चन एकदम गलत निकलते हैं, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस गलत दिशा में जा रहा है। तो याद है सेक्शन में से अगर 5-7 क्वेश्चन आपके गलत निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको गलत याद है, आपका कॉन्फिडेंस का कोई आधार नहीं है। सो अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि मॉडल आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस था कि वो एकदम सही हैं, जिनको आपने एकदम शुरू में टिक लगा दिया था, इसका मतलब है कि यू हैव मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस,
या तो पीएससी के आंसर्स गलत हैं या तो आपकी पढ़ाई गलत है। यू नीड सीरियस एडजस्टमेंट। आपको ऑथेंटिक मटेरियल लेकर के फिर से नोट्स बना करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने तुक्के लगाए हैं, बहुत सारे तुक्के लगाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने ढेर सारे तुक्के लगाए हैं, तुक्के आपके सही सही लगे हैं, अच्छी बात है। अगर आपके तुक्के बहुत सारे गलत हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीजों को अंडरलाइन कीजिए, चीजों का चार्ट बनाइए, रटिए। और अगर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े सेक्शन में आ रहे हैं, मतलब आपका पढ़ाई सीरियसली लो है, आपको एक्सपैंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम से निष्कर्ष निकालते हैं और अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन देते हैं। इसी चीज को कहा जाता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जो है वो समय के साथ भी आता है और मेहनत के साथ भी आता है। तो ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ज्यादा समय गुजारने वाला व्यक्ति नहीं होता। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। अब कितना तुक्का लगना चाहिए, तो मैं आपको यहां पे ये बता दे रहा हूं कि तुक्का लगाने की संख्या निर्धारित करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पर मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको इतने प्रतिशत प्रश्नों में कि 60% प्रश्नों में तुक्का लगाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। कितने, देखिए, तुक्का लगाना बहुत जरूरी है, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, लेकिन आपको तुक्का लगाने वाले प्रश्नों की संख्या नहीं निर्धारित करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ओह सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट किया हूं, चलो 10-15 तुक्के लगा लेता हूं। गलत। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरा पड़ोसी बहुत सारे गोले लगा रहा है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, शायद पेपर सरल आया है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, गलत। खुद से ये सोच लेना कि आप कम प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं या ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये गलत है। पड़ोसी का झांकना तो बहुत गलत है। पीएससी परीक्षा में चीटिंग आपको फेल करा सकता है। कभी भी पड़ोसी से पूछ करके आंसर ना लगाएं। मेरा यह अनुभव है कि आज तक मैंने जितने पड़ोसियों से आंसर पूछे हैं सारे गलत रहे। सारे मतलब सारे। और मैंने अपने से जो क्वेश्चन बनाया एटलीस्ट वहां पे मेरे कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कुछ तो आता है मुझे। तो ध्यान रखिए, पड़ोसी से पूछना, पड़ोसी का पेपर झांकना, ये एकदम काउंटर प्रोडक्टिव है, ये आपको फेल करा सकता है। अगर आपका पेपर पूरा हो गया है तो आप जो है अपना आंसर शीट फोल्ड कर दें, आराम से बैठें और ज़्यादा इधर उधर ताका झांकी ना करें, परेशान ना हो। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, कितने प्रश्नों पे अंदाजा लगाना है, तुक्का लगाना है, ये आप निर्धारित नहीं कर सकते। आपने जो पढ़ा है, जो आपको पक्का याद है, उस पर आप डेफिनेटली टिक करेंगे। जो आपने नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, उसको आप डेफिनेटली छोड़ेंगे। और उसके बाद जो प्रश्न पढ़े हैं पर याद नहीं आ रहा है, वो कितने भी हो सकते हैं, वो 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, इस कैटेगरी में आता है, उन सभी पे आप तुक्का लगाइए, उनको मत छोड़िए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि आप कैसे सिलेक्ट हुए हैं, कि आपने कितना पढ़ा। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि आपको अपना कोर्स मटेरियल बढ़ाने की ज़रूरत है या रिवीजन की ज़रूरत है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आप जा रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपने कभी सुने ही नहीं है, मतलब आपका कोर्स मटेरियल लो है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। और आपने पढ़ा है, याद है, आपने टिक लगाया और वो गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि आप या तो गलत सोर्स से पढ़ रहे हैं या फिर आपका मार्गदर्शन सही नहीं है। तो ध्यान रखिए, आपका अपना जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर दांव पे लगा हुआ है। अगर आप परीक्षा दे करके ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है, कि आपको क्या दिशा देनी है पढ़ाई की, तो आप प्रशासन में जाकर के क्या संभालेंगे। तो अपने इंटेलेक्ट का, अपनी क्षमता का यहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अब तुक्का लगाना क्यों जरूरी है? पिछले 2 साल के आपके पेपर्स में से ये निष्कर्ष निकला है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, पहले 5 ऑप्शन आता था, 50% कट ऑफ मार्क्स थे, ठीक है, आपका 1/3 के बजाय 1/2 कट ऑफ मार्क्स था, बहुत स्ट्रिक्ट था। इसलिए लोगों को यह सलाह दी जाती थी कि तुक्का मत लगाइए, जो एकदम पता है वही बनाइए। लेकिन अब 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। 4 ऑप्शंस का मतलब है कि आपके सही होने का परसेंटेज बढ़ गया। 5 ऑप्शंस की तुलना में 4 ऑप्शंस में से चुनना मतलब 25-25% है, 5 ऑप्शन में 20-20% हो जाता है। तो 4 ऑप्शंस में से चुनना आसान है, 1 एलिमिनेशन करना आसान है, 2 और आपका जो है प्रश्नों का जो नेचर है वो भी हो गया है सरल, तो 3। तीसरा सरल प्रश्न, दूसरा अंदाजा लगाने की क्षमता और पहला कम विकल्प। ये सभी जो
फैक्टर्स हैं वो मिलकर के ये कर रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा तुक्का मार रहे हैं उनके सही होने का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है, और सही होने का परसेंटेज बढ़ा है तो सिलेक्शन का जो कट ऑफ है, मतलब सभी के नंबर बढ़ गए हैं। नंबर बढ़ने की वजह से कट ऑफ भी बढ़ गया है, और कट ऑफ बढ़ने की वजह से अब जो है बहुत सारे लोग जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपनी रणनीति की वजह से चूक जा रहे हैं। तो रणनीति की कमजोरियों से बचना है तो तुक्का जरूर लगाइए, कट ऑफ क्रॉस करने का लगातार प्रयास कीजिए, और आप अगर आप पास नहीं होते हैं तो निष्कर्ष पे पहुंचिए कि क्या गलती रही है, उसके आधार पे जो है इम्प्रूवमेंट कीजिए। स्ट्रांग इम्प्रूवमेंट करेंगे, लगातार कंटिन्यूअस तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। और देखिए, साल में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, व्यापम की भी परीक्षा होती है, पीसी की भी परीक्षा होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लेकर के हमारा एक दृष्टिकोण रहता है कि कोई एग्जाम का फॉर्म आया, हमने फॉर्म भरा, उस एग्जाम का मटेरियल उठाया और पढ़ गए, तो हम 1 या 1.5 महीने में जो है सारा सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगला कोई फॉर्म आता है, फिर हम भर देते हैं, फिर 1-1.5 महीने में पढ़ते हैं। ये रणनीति पूरी तरह से सही नहीं है। आप जो है अपने साल भर का या 6 महीने का एक रिवीजन पैटर्न बनाइए कि आपका जो है कोर्स मटेरियल है छत्तीसगढ़ पीएससी के हिसाब से, प्रीलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से, उस कोर्स मटेरियल को जो है आप 2 या 2.5 या 3 महीने में रिवीजन कर लेंगे। आप उस रिवीजन का एक शेड्यूल बनाइए कि आपको एक हफ्ते में ये पढ़ना है, दूसरे हफ्ते में ये पढ़ना है, या एक हफ्ते में ये सब्जेक्ट इतने इतने टाइम में पढ़ना है। तो आप जो है वीकली बेसिस पे अपने रिवीजन का पैटर्न बनाइए और 2 से 3 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और साल में आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर बीच में कोई एग्जाम आ जाता है तो आप उस एग्जाम का फॉर्म भरिए, लेकिन अपने रिवीजन का शेड्यूल वही बनाए रखिए, उसको मत चेंज कीजिए। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप रिवीजन करते रहिए, और जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड जो मार्केट में आपको नोट्स मिलते हैं उनको आप हासिल कर लीजिए। आपको ऑनलाइन अगर इसमें कोई गाइडेंस मिलता है उसको आप हासिल कर लीजिए, और आप जो है उसको पढ़िए, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। तो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले उस एग्जाम के लिए जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, और बाकी हमारा कॉमन जो स्टडी है वो चलते रहना चाहिए। तो आप साल भर में 4 बार रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति है जो एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले पढ़ता है, सारा सिलेबस 1-1.5 महीना में पढ़ जाता है, जितना याद आता है उतना पढ़ जाता है और एग्जाम दे करके आता है। और जैसे एग्जाम खत्म होता है वो अगले एग्जाम का इंतजार करता है, और जब वो एग्जाम आएगा तो फिर वो 1-1.5 महीना पढ़ेगा। तो साल में अगर 3 एग्जाम होते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो 3 बार रिवीजन करता है, और हर बार जो है वो 1 से 1.5 महीने का समय लगाता है, बाकी टाइम वो खाली घूमता है। दूसरे तरफ दूसरा व्यक्ति जो है उसको पता है कि कभी ना कभी पीएससी की वैकेंसी आएगी, साल में उसने 4 रिवीजन शेड्यूल किए हुए हैं, हर 3 महीने में एक रिवीजन कंप्लीट होना है, ठीक है। और हर 3 महीने में एक रिवीजन को कंप्लीट करने के लिए उसने अपने सब्जेक्ट का डिजाइन कर रखा है कि 1 जनवरी में रिवीजन स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल में रिवीजन स्टार्ट होगा, 1 जुलाई में रिवीजन स्टार्ट होगा, और 1 जो है अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में रिवीजन स्टार्ट होगा। तो उसने 4 शेड्यूल करके रखे हैं। बीच में अगर कोई एग्जाम आता है तो उसका रिवीजन शेड्यूल्ड रहता है। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले वो मटेरियल उठाता है जो मार्केट में मटेरियल आया हुआ है, और वो उसको पढ़ता है और एग्जाम दे के आ जाता है। पहले एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए दूसरा एग्जाम हुआ, दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम आते आते वो अपना 3 रिवीजन कंप्लीट कर चुका है, और वो लगातार पढ़ रहा है, उसका शेड्यूल एकदम फिक्स है, उसका दिमाग चीजों को रिवाइज करते 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 आदी हो चुका है, स्टोर कर लिया है उसने। अब उससे गलतियां कम हो रही हैं, नहीं पढ़ा से पढ़ा के सेक्शन में आ रहा है, पढ़ा से याद है के सेक्शन में पहुंचते जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो सारे साल पढ़ रहा है, किसी भी टाइम उसको टेंशन नहीं है, किसी भी टाइम वो प्रेशर में नहीं है, वो सारे साल पढ़ रहा है। दूसरा साल आते आते वो फिर से 4 रिवीजन के लिए तैयार है, और अब की बार तो उसने कुछ नए मटेरियल भी शामिल कर लिए, नहीं पढ़ा से पढ़ा की कैटेगरी में। तो इस तरह से सिलेबस भी बढ़ गया है, रिवीजन भी बढ़ गए हैं, और दूसरा साल आते आते जो रेगुलर रिवीजन करने वाला बंदा है वो 7, 8, 10 रिवीजन तक पहुंचने लगा है। और वहीं एग्जाम आने पर रिवाइज करने वाले बंदा जो है वो एक तो उसको समय भी कम दे रहा है, और वो व्यक्ति जो है वो पर्याप्त रिवीजन नहीं कर पा रहा है। कम समय में ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई करने की वजह से उसको मेंटल टेंशन भी हो रहा है, उससे रिकवर करने के लिए एग्जाम के बाद वो छुट्टियां मना रहा है, और वापस से तैयारी करने से पहले उसको हिचकिचाहट महसूस हो रही है। तो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करने की वजह से साल में 3 बार एग्जाम दिलाने के बाद एक व्यक्ति 3 बार फेल हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो 1 साल भले ही फेल दिखाई देता रहे, पर अगले साल आते आते उसके सिलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स क्लियर करते चले जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कई सालों तक एग्जाम देते रहते हैं,
पूरा सिलेबस पढ़ते रहते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपने फोकस और अपने एग्जैक्टनेस को यूज़ नहीं कर पाते। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है वो सिलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग फेलियर हमको दिखाई देते हैं। फेलियर लोग अक्सर ये मिथ गढ़ लेते हैं कि पीएससी जो है वो भेदभाव करता है। दूसरा मिथ जो फेलियर लोगों ने गढ़ा है वो ये है कि पीएससी बहुत सारे प्रश्नों में बहुत गलतियां करता है। तो देखिए, पहला मिथ जो पीएससी भेदभाव करता है, ये बात सही नहीं है। एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम का एक तरीका होता है, हर एग्जाम में आपका क्लैरिटी और एग्जैक्टनेस का एक लेवल होता है, कोई भी एग्जाम परफेक्ट नहीं है। तो पीएससी के अंदर एक्चुअल में प्री मेडिटेटेड सोच समझ के भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि एग्जाम प्रक्रिया में कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरे तरफ पीएससी बहुत सारे प्रश्नों में गलती करता है। देखिए, मॉडल आंसर आता है, फिर उस पर दावा आपत्ति होता है। दावा में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न आपके तथ्यों पर आधारित नहीं है उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो दावा आपत्ति के दौरान क्वेश्चंस चैलेंज किए जाते हैं। और पीएससी जो है बहुत सारे अमेंडमेंट करती है। इवन अमेंडमेंट के बाद भी ऐसा माना गया है कि लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत लिए हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आप बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे जो कि दूसरे लोग पूरी तरह से बनाने में सक्षम नहीं। आपके तुक्के इतने एग्जैक्ट होंगे कि आप जो है दूसरों की तुलना में बेहतर मार्क्स हासिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी तैयारी मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, और आपके तुक्के भी ज़्यादा श्योर होंगे और आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा मार्क्स हासिल करेंगे। तो व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने में साल भर का शेड्यूल बना करके या 6 महीने का शेड्यूल बना करके पूरे सिलेबस को प्रॉपर रिवाइज करने से आप जो है बड़ी आसानी से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, और आपको पीएससी के ऊपर ठीकरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस में फॉल्ट निकालना बंद कीजिए, अपने इंप्रूवमेंट को बढ़ाइए। यही तरीका है आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने का। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या नुआंसेस हैं, किस तरह से आप अपने ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली है। और सामान्य अध्ययन में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना हमारे लिए चैलेंजिंग है। मुख्य परीक्षा में हम तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।